तो ये मैं एक्टरों को बार बार समझाता हूं, तुम्हारा कैरेक्टर पापी नहीं है, वो पाप कर रहा है, लेकिन उस कैरेक्टर के अंदर कहाँ एक धर्मात्मा छिपा हुआ है, कहाँ अच्छाई छिपी हुई है, आप उसको तलाश। क्या है कि एक एक्टर बहरूपिया नहीं है। हर किसी एक्टर की एक रेंज होता है, वो उसके अपने अंदर के जो व्यक्तित्व है उसको रखता है। डायरेक्टर पूरी जिंदगी दूसरे लोगों के मन में रहता है, इनहैबिट्स अदर पीपल्स माइंड्स, दूसरों की दुनिया बसाता है। इससे आपको अपने मैं पर भरोसा कम हुआ है या फिर मैं जैसी कोई स्थिर चीज है ही नहीं? ओके, ये सवाल जो है अपने आप में कलाकारों के बारे में यही सोचते हैं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक कलाकार जो है वो अगर पेंटिंग के बारे में सोचता है वो खुद को भूल जाता है। लेखक जो है उसमें तल्लीन हो जाता है अपने राइटिंग में। इसी तरह से एक निर्देशक भी जो अपना प्ले मेकिंग में, स्क्रिप्ट में जो डायलॉग्स है और स्क्रिप्ट में जो अलग अलग सिचुएशंस हैं, उन सब चीजों के ऊपर मनन करता रहता है और उन सब चीजों को जीवंत करने के लिए एक अभिनेता एक कोरियोग्राफी जिसको कहेंगे, जो कि डांसर्स कराते हैं, मतलब कि अदरवाइज पहले हम कहते थे ब्लॉकिंग का ग्रामर, कि ऑडियंस ने एक्टर जो है इधर जाएगा या इधर आएगा या यहाँ जाएगा या घूम के आएगा, कैसे बैठेगा, ये जो गति स्टेज पर संरचना की जाती है। तीसरा डिजाइन, सेट डिजाइन कैसे होगा, एटमॉस्फेयर क्या बनेगा, उसमें लाइटिंग, म्यूजिक, प्लस दर्शक, कौन से दर्शक हैं, किस तरह के दर्शक हैं, क्योंकि तब मुझे वहां के दर्शक के बारे में कुछ आइडिया लेना होगा। तो एक तरह से कहें कि अपने जीवन से परे हम बहुत सारी चीजों में घुसता है। जिस दर्शक के लिए प्रस्तुत करना है उस दर्शक की सोशियोलॉजी, उस एरिया के लोगों के भाव, किस तरह के बैकग्राउंड है उनका, इतिहास कैसा है उन लोगों का, बाकी आर्ट्स उस जगह पे। तो एक तरह से कहें कि एक ड्रामा डायरेक्टर का, थिएटर डायरेक्टर का जो लाइफ है, उसका जो चिंतन का दायरा है वो अभिनय विद्या, संगीत विद्या, चित्र विद्या और दर्शकों के साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। और जो कहानी वो प्रस्तुत कर रहा है उस कहानी के बारे में, किस पीरियड के लोग हैं वो, क्या उसमें मुद्दा है, फिलोसफी है मुद्दा, पॉलिटिक्स है मुद्दा, या नैतिकता है उसकी मुद्दा, इन सारी चीजों में। तो एक तरह से कहा जाए एक ड्रामा डायरेक्टर, दुनिया की कोई ऐसी विधा नहीं है, कोई ऐसे नॉलेज की शाखा नहीं है जिसके बारे में उसको जानकारी रखना ना पड़े। तो उसको, तो ये बहुत बहुत मेहनत का काम है। ग्रेजुएशन से बहुत पहले क्लास 10th का एग्जामिनेशन देने के बाद समर वेकेशन में पहला नाटक मैंने डायरेक्ट किया। वो डायरेक्ट कैसे किया, क्लास 8th के समर वेकेशन में मैंने उड़ीसा के एक टूरिंग रियलिस्टिक थिएटर करते थे वो लोग, मॉडर्न थिएटर जैसे कहा जाएगा, फोक फॉर्म्स नहीं, जहां टूर करते हैं ये लोग, तो वहां लोगों के घर में किराए पे लेकर जो है महीने भर के लिए या 20 दिन के लिए अपने एक्टरों को वहां रखवाते थे। तो हमारे घर में जहां पिताजी नौकरी करते थे वहां एक छोटा सा हमारा किराए पे का ही घर था, तो उसमें एक रूम हमने भाई बहन को दे दिया, उनके पास स्टोव था, तो वहां शाम को परफॉर्मेंस होगा। सवेरे वो, और लड़की जो थी हीरोइन, वो बढ़िया पराठा बनाती थी, तो उनके 2 डायरेक्टर और 2-3 मेजर एक्टर्स जो थोड़ा सीनियर थे, उम्र भी ठीक ठाक था, 50 से ऊपर के उम्र के लोग, वो आकर वहां बैठते थे। तो मुझे सवेरे कम से कम 3 घंटा उन लोगों की बातचीत सुनने को मिलता था
किस तरह की बातें करते हैं ये, कैसे बीच बीच में म्यूजिक का, एक जने उनमें से बढ़िया क्लासिकल सिंगर था, वो बीच बीच में गाना वाना शुरू करता है, उनके ह्यूमर, तो एक तरह से उनके पर्सनल लाइफ को भी जाना और उनके रंग कर्म कैसे करते हैं, कैसे अभिनय कर रहे हैं, और बार बार एक प्ले को 3-4 बार देखने के बाद उन एक्टरों के सारी हरकतों को भी समझ पाया। तो उससे प्रभावित होकर मैं क्लास 10th में समर वेकेशन में पहला प्ले डायरेक्ट करना शुरू किया। 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक तो मैं हर साल अपने गांव में एक प्ले डायरेक्ट करता था। कॉलेज में हर साल मैं कॉलेज का जो ड्रामा था उसमें एक्टिंग करता था। वहीं से समझ में आने लगा कि ये लाइफ लॉन्ग एक गति है जिसमें मुझे अभिनय विद्या के बारे में, अभिनेता को कैसे कैसे उसके वॉइस प्रोडक्शन, कुछ लोगों के बातें सिर्फ यहां से निकलता है, नेजल वॉइस नहीं है, कैसे आप अपने ध्वनि को प्रॉपरली, मेरा गला अभी खराब है, कैसे प्रॉपरली ध्वनि क्रिएट करेंगे, स्पीच पैटर्न कैसे करेंगे, म्यूजिक का रिदम का अंडरस्टैंडिंग एक्टर को कैसे आएगा, प्लस अभिनय करने के लिए एक डायलॉग को रटना, डायलॉग को समझना, मतलब कि साहित्य के समझ देना पड़ता है अभिनेता को कि ये सिर्फ ड्रामाबाजी नहीं है, भांडगिरी नहीं है, एक लिटरेचर के ज्ञान आपको पाना पड़ेगा कि एक राइटर ने जब लिखा है किस किस तरह से सोचते हुए पात्रों के बारे में, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे उसके डायलॉग के अंदर इम्बाइब्ड है। तो एक्टर को भी हमें ये प्रभावित करना पड़ता है, उनको प्रेरित करना पड़ता है कि आप जो है ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करना शुरू करो, प्लस पहले जो कैरेक्टर आपको मिला है उसके बारे में कुछ तो सर्च करो। तो सिर्फ डायलॉग रट दिया और डायरेक्टर ने बता दिया कि ऐसे बोल, चिल्ला के बोल, गुस्से में बोल, प्यार से बोल, ऐसे कर देने से नहीं होता है। तो कैसे ये उन पात्रों के बारे में पढ़ना, उसी तरह के पात्र कौन से नॉवेल में आपको मिलेगा या पुराण में कौन सी कहानियों में आपको उस तरह का सिमिलर पात्र मिलता है, प्लस जानवरों में, ये अगर एक जानवर होता, अच्छा वाला जानवर है तो खरगोश है या ये जागुआर है या भालू है या बंदर है तो अगर ये लाल मुंह वाला बंदर है या काला मुंह वाला बंदर है, तो इनके एनिमल स्टडी करना भी उसको कैरेक्टरों को उनको सिखाना पड़ता है। तो एक तरह से थिएटर डायरेक्टर होने के नाते आपको फिर म्यूजिक डायरेक्टर आकर कुछ अपना म्यूजिक करेगा नहीं, उसको दिशा देना पड़ता है, इस दिशा में जाओ, उस दिशा में जाओ, इस नाटक में ऐसे ऐसे। आम लोग ऐसे, ज्यादातर डायरेक्टर जो है ऐसे करते हैं, हम थोड़ा सा उससे अलग जाएंगे। तो हर बार एक चलन कैसे चलेंगे, कैसी चाल म्यूजिक वाला चलेगा, उसके चाल को भी देना पड़ता है। इसका मतलब संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में आपके पास बहुत अच्छा सुनना, देखना, समझना, इन तीनों चीजों में आपको एक पारंगत होना पड़ता है। तो बिल्कुल मैं मूल सवाल पे फिर वापस आऊंगा कि इन सारी चीजें करते समय कई बार ऐसे मानते हैं ना कि एक्टर जो है बहुत सारा एक्टिंग अगर करने लग गया बार बार और 15-20 साल दूसरे पात्रों में घुस जाना, तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि जैसे कि वो अपने आप को भूल गया है, सेल्फ उसका नष्ट हो गया क्या, सेल्फ उसके हाथ से छूट गया क्या, वो दूसरे पात्रों में घुस उसके इतना अभ्यास हो गया क्या उसके अंदर। जैसे कि हम सिनेमा के एक्टरों के बारे में सोचते हैं कि वो इतने सारे पात्र करते हैं, उनका पर्सनल लाइफ उससे प्रभावित होता है। हाँ, फिल्म में ऐसा होना संभव है क्योंकि इतने सारे काम वो लोग डबल ट्रिपल शिफ्ट में करते हैं, रात के 12 बजे तक काम करके घर में मुश्किल से 5-6 घंटा का जाकर सोते हैं, फिर दौड़ के आते हैं, जो लोग बहुत बिजी रहते हैं। पर अदरवाइज उन लोगों के लिए शायद थोड़ा बहुत कभी कभी होता होगा, बहुत रेयर केस हैं। वेस्ट में कुछ लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो अपनी तरफ से विभिन्न पात्र करने के बाद कुछ मेंटल प्रॉब्लम में पीड़ित होना शुरू हो गया। लेकिन ये अभिनय कला से या निर्देशन की कला से या पेंटिंग की कला से वो पागलपन नहीं आता है। उसको कहीं कभी ये सिर्फ कहने को कहते हैं भाई वो अपने आप को भूल गया, डूब गया, कहीं खो गया, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। इसको सिर्फ हम रोमांटिसाइज करते हैं, तो ऐसे एक्चुअली नहीं होता है। मैं एक्टर की बात करता हूं। एक थे मनोहर सिंह जो हिंदी फिल्मों में थोड़ा बहुत काम किया है उन्होंने,
और लेकिन जिस तरह का अभिनेता वो थिएटर में थे, ऐसा एक ग्रेट एक्टर थे, तो वो तो कैरेक्टर जब कर रहे हैं, तुगलक का रोल जब करते होते थे, उनके चेहरे को देखो, उनकी बातें सुनो, लगता नहीं कि यहाँ मनोहर सिंह है कहीं। मनोहर सिंह तो पता नहीं कहाँ। वो बार बार तुगलक का प्ले तो कम से कम उनको 5-6 साल करना पड़ा, और हर साल जो है शो होते थे 1.5-2 महीने तक। इसका मतलब वो खुद को भूल गए क्या? नहीं। उनको ध्यान से जब हम देखते हैं कि किस वक्त कौन से डायलॉग पे, मुख्यमंत्री करके एक नाटक था, उसमें कौन से डायलॉग पे वो अपना चश्मा उठाते हैं और कौन से डायलॉग पे उसको खोलते हैं, कौन से लाइन पे उसको लगाते हैं, सांस लेते समय कैसे रुकते हैं, कि कब चाय का कप उठाते हैं तो मतलब कि फिर कब पीते हैं, तो कब रखते हैं, फिर कर रहे हैं। तो उनको देखने के बाद ये समझ में आता है क्या इनके अंदर एक 2 स्प्लिट पर्सनैलिटी है क्या? एक वो जो कैरेक्टर में डूबा हुआ है, एक वो जो बाकी वस्तु स्थिति के बारे में सचेत है। मैं कहाँ बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। वरना तो अथेलो का रोल करते समय एक्टर इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि डेस्टिमोना का गला दबा देगा। तो ये जो शुरू के अभिनेता होते हैं, जहां अभिनेता एक लाउड एक्टिंग करने में ज्यादा पसंद करता है, जोर जोर से डायलॉग बोलना, खूब सारा एनर्जी देकर करना पसंद करता है, शायद ऐसे समय पे कई बार हाथ पैर यूं घुमा दिया, कहीं लग गई, चोट लगा, तो ये इमेच्योरिटीनेस है। या फिर अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति में कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहीं और है। या तो बचपन से ऐसा प्रॉब्लम है, या जेनेटिकली आप स्किज़ॉइड हैं। तो इस तरह की अगर गलतियां कहीं उस व्यक्ति में है, अदरवाइज कोई व्यक्ति, कोई कलाकार खुद को खो नहीं जाता, खुद भूल नहीं जाता। चाहे रेम्ब्रांट जितना वर्ल्ड के सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ रेनेसां पीरियड, 1700 समथिंग में एक्टिव थे वो, 17th-18th सेंचुरी के पेंटर है वो। तो वो 3 शादियां की थी उन्होंने, और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, और घंटों कैनवास में काम कर रहे हैं, ड्राइंग में काम कर रहे हैं। उनके असिस्टेंट्स कम से कम 10-12 हैं। एक को दिया तो पेड़ बना, फिर पेड़ को जाकर ये खुद उसके ऊपर फाइनल टच दे रहे हैं। तो वो लोग एक तरह से इतना लीन होते हैं। तो 3 शादियां कैसे की उन्होंने? एक पहली वो सारे अनटाइमली डेथ हो गई उन लोगों की। पिकासो तो कई सारे शादियां भी की और अफेयर्स भी किए, सब सेपरेट हो गए हैं। लेकिन उनके प्राइवेट लाइफ का और आर्ट की लाइफ का, दोनों को हम इस तरह से ना समझें। थोड़ा सा रोमांटिसाइजेशन, साधारण लोग थोड़ा दूर से जब रहते हैं तब लगता है कि ये सब कुछ भूल गया। हाँ, ये जरूर है कि प्राथमिकता ऐसे लोगों में जो मैं ड्रामा स्कूल में टीचर था, यहां ड्रामा स्कूल में पढ़ा रहा हूं, ड्रामा स्कूल में प्ले डायरेक्ट कर रहा हूं, और पढ़ाने के अलावा खुद पढ़ रहा हूं। फिर शाम के 4:30 बजे के बाद इधर लॉन में अपना एक थिएटर ग्रुप चला रहा हूं। 7, 7:30, 8 बजे घर पहुंचता हूं। तो पर्सनल लाइफ थोड़ी नेग्लेक्टेड रहता है जरूर। कई बार कई पेंटर्स, चित्रकार, लेखक, इवन थिएटर आर्टिस्ट भी अपने बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ा कब फट गया इधर से पता नहीं, गंदा हो गया है। यस, कभी कभी एक आवेश के दौर पे रहते हुए ऐसा होता है, लेकिन इस तरह से हम उसको रोमांटिसाइज ना करें कि उनका पर्सनल लाइफ कहीं गायब हो गया और वो कहीं ट्रांसफॉर्म हो गए, चले गए दूसरी दुनिया में और उनका व्यक्तित्व नष्ट हो गया। ऐसा नहीं है। आपने कैरेक्टर की इतनी इन डेप्थ बात की अभी। कैरेक्टर हमारे अंदर पहले से होता है या वो लोगों से मिलते मिलते बनता है? ऐसा है कि हर एक एक्टर, चाहे वो कितना ही ग्रेट एक्टर क्यों नहीं हो, हर तरह के कैरेक्टरों को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसको वो हर किसी एक्टर की एक रेंज होता है, ऐसे कि मेरे पर्सनालिटी जैसा है तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट को जा सकता हूं, थोड़ा सा राइट को जा सकता हूं। हाँ, ये है कि एक्टरों को ये शिक्षा भी दी जाती है
कि आपके जो पर्सनालिटी के रेंज है उसको आप जितना बढ़ा सकते हैं। रेंज को बढ़ाने का तरीका ये है कि आप अपने पर्सनल हैबिट को चैलेंज करते रहिए। कभी नीचे बैठ के भी खाना खा लें, कभी टेबल पे बैठ के कांटा चम्मच में भी खाना खाएं, इसकी भी अभ्यास हो आपकी। तो इस तरह से रेंज आपका पर्सनालिटी का कितना है। एक्चुअली क्या है कि एक एक्टर बहरूपिया नहीं है। ये बात साधारण जो ऑडियंस है थिएटर के, जो पसंद करते हैं अभिनेताओं को, तो वो समझना जरूरी है कि एक्टर बहरूपिया नहीं है। वो उसके अपने अंदर के जो व्यक्तित्व है उसको रखता है। उसको रखते हुए उस पात्र में दो तरह के अप्रोच होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी कैरेक्टर हो अपने पर्सनैलिटी के ऊपर ले आते हैं, ताकि वो कैरेक्टर भी आपको दिखता है, लेकिन वो कैरेक्टर दिखता है इस व्यक्ति के जो अलग अलग आयाम है उसके थ्रू दिखता है। अब जैसे कि मैं बड़ा प्यारा टीचर मुझे मानते हैं, कुछ लोग बड़े गुस्सेल टीचर भी मानते हैं, लेकिन मैं लापरवाह भी कई मामले में हूं। मैं इरेस्पॉन्सिबल भी कई मामले में हो सकता हूं, मैं रेस्पॉन्सिबल भी कई मामले में हो सकता हूं। तो इस तरह से जो हमारी पर्सनैलिटी की रेंज है, थोड़ा सा लफंगागिरी भी मेरे अंदर है। तो ऐसे ऐसे जो डायमेंशंस आपके अंदर हैं, आपने कल्टीवेट किया, या फिर किसी एक पात्र को आपने इतने बार प्रैक्टिस किया, उसके साइकोलॉजी में एंटर करने की कोशिश की, स्टडी किया, ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया, बार बार देखा, अगेन एंड अगेन देखा, तो फिर आप अपना रेंज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कहें कि एक्टर पात्र जो मिलता है वो उसकी पर्सनल लाइफ और पात्र की पर्सनल लाइफ दोनों अलग होते हैं। टेम्परामेंट थोड़ा बहुत मिल सकता है। कुछ लोगों में हाई स्टेटस बिहेवियर होता है कि कुछ भी पूछिए, जैसे राजकुमार होते थे हमारे, कुछ भी करो जानी, ऐसे करते थे वो गला अपना पकड़ के। तो वो हाई स्टेटस बिहेवियर में बड़ा माहिर थे। लेकिन राजेश खन्ना जो है वो दोनों तरह का स्टेटस बिहेवियर में था। वो बिल्कुल आराम से नम्र में डाउन टू द अर्थ भी हो जाता था, ग्राउंडेड हो जाता था, सर्वेंट का रोल भी करने में, ट्रक ड्राइवर का रोल भी करने में। तो इस तरह से उनके पर्सनैलिटी के अंदर डायमेंशंस अलग थे, या फिर वो अपने आप को ऐसे रखते थे। राजकुमार अपने आप को ऐसे रखते थे। अब दूसरी तरह से हम देखें राज कपूर। मैं फिल्म एक्टरों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सुनने वाले रिलेट कर पाएंगे। नहीं, आप थिएटर एक्टर्स भी बोल सकते हैं। थिएटर एक्टर बहुत ज्यादा आप लोग जानते भी नहीं होंगे। सुनने वाले ज्यादातर मनोहर सिंह के बारे में कितने लोगों को पता है, नहीं पता है। सुरेखा सिकरी को जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के आधे जीवन के बाद, मेरे ख्याल में 47-48 ईयर्स के बाद, उन अपने जीवन के वो फिल्मों में टेलीविजन में काम शुरू किया। टेलीविजन से फिर फिल्मों में भी, फिल्म शायद कम ही किया, टेलीविजन ही किया जाता था। एंड देयर ऑल्सो शी वॉज ए ग्रेट एक्टर। लेकिन थिएटर में सुरेखा सिकरी, उत्तरा भावकर, मनोहर सिंह, ये लोग ग्रेट परफॉर्मर्स हुआ करते थे, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी कंटिन्यूसली परफॉर्म करता जा रहा था। साल भर में 7-8 प्ले जरूर प्रेजेंट करेंगे ये लोग एक साल के अंदर। तो वो एक ऐसा दौर है जिनके बारे में बात कर सकते हैं। सुरेखा सिकरी के डायमेंशंस कमाल के, उनकी रेंज बहुत वाइड है। वो यहां जब थी तो तुगलक करके एक नाटक है, उसमें सौतेली माँ का रोल, तुगलक का सौतेली माँ का रोल उन्होंने बहुत ही गजब ढंग से किया है। और स्कूल फॉर वाइफ्स करके, बीवियों का मदरसा करके एक नाटक, मोलियर का नाटक, एक फ्रेंच राइटर हैं, तो उनके नाटक को उन्होंने बहुत ही खूबी से निभाया था। 17-18 साल की लड़की है, 17-18 साल की लड़की का रोल, और बड़ा फनी, बहुत ही फार्सिकल प्ले था वो। उसको भी जितना खूबी से निभाया, बाकी रोल भी उतना बढ़िया निभाया। इसी तरह से बेगम का तकिया करके एक नॉवेल का ड्रामेटाइजेशन हुआ था, रंजीत कपूर ने उसको डायरेक्ट किया था। उसमें भी गजब का परफॉर्मेंसेस किया था उन्होंने। तो उनके रेंज बहुत कमाल का होता था। तो कई एक्टरों का अपने पर्सनल लाइफ में उनका रेंज कमाल का है।
तो इसलिए कुछ लोग जो हैं ठीक है, अपना जिस चंद सीमित लोगों से मिलना, सीमित लोगों के बीच में रहना, एक्टर के अंदर उसकी सीमाएं, उसकी डायमेंशंस कुछ होते हैं। जैसे कि मैं गांव का हूं, आदिवासी गांव और जंगल के बीच में एक गांव है। सिटी हमारे गांव से कम 200 किलोमीटर दूरी पर है। कॉलेज भी जो हम पढ़ रहे थे वो भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि सेंट्रल उड़ीसा से काफी दूर, झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। तो एक तरह से मैं जब घर में जाता हूं, गांव में जाता हूं, जो मेरे दोस्त हैं, कोई उनमें से टेलर है, कोई पकोड़े वकोड़े चाय की दुकान बना, मेरे क्लासमेट्स वो है, कोई टेलर है, तो मुझे उन लोगों से भी बात करना होता है, और अपने हाई स्टेटस में रहते हुए नहीं, उनकी तरह ग्राउंडेड होना। गांव में भी तो मैं हमेशा ऐसा कहता था, मुझे गांव में पूछते थे तो मैं थोड़ा सा अजीबोगरीब कपड़े पहनता था, बहुत ज्यादा स्टाइलिश कपड़े नहीं, थोड़ा सा आजकल तो स्टाइल आने लग गया है, लेकिन काफी हद तक मैं अपने, तो मुझे कहते तू ऐसा क्यों रहता है, चप्पल वप्पल पहन के घूम रहा। और तो मैंने कहा कि कहीं मैं इस तरह से कपड़े पहन के गांव ना जाऊं कि मेरे पिताजी कहेंगे नमस्ते, कहाँ किससे मिलना है, कि वो ना पहचाने। तो इसी तरह से मैं यहाँ चाय की दुकान में कहीं भी, इस जो वर्कर्स हैं हमारे, सबसे ज्यादा ये लोग कहते हैं कि एक ही टीचर है जो किसी से भी बात करते हैं, आराम से किसी से दोस्ताना संबंध रखते हैं। तो उसका कारण यही है कि मैं जिस तरह के जगह से पला बड़ा आया हूं, तो मुझे, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा एक व्यक्ति जो कि पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ, अंग्रेजी में मोस्टली घर में बातचीत होती है, और साउथ दिल्ली जैसे जगह पर रहते हैं, और उसके दोस्त अहबाब उन्हीं के बीच में ही रहना होता है, तो वो व्यक्ति जब गांव के कैरेक्टर को करेगा, उसके लिए शायद उसको सर्च करना पड़ेगा, या इंट्यूटिवली उसके अंदर इतना एक पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वो कर जाए। वरना नॉर्मली क्या होता है, आप जिस तरह से रहन सहन आपका है, जिस तरह से उठते बैठते हैं आप, और जैसे संगत में रहते हैं, तो आपकी बिहेवियर, आपके इनर थॉट प्रोसेस, आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड जेस्चर, वो सब वैसा ही होता है। तो जब आप किसी एक पात्र ऐसा, जो वर्कर एक है, मैकेनिक एक है, तो उनके हैंड जेस्चर्स, हाथ के बातचीत करने का, माइंड का रेंज, माइंड का फंक्शन करने का तरीका, ये सब के बारे में एक्टर को एक आइडिया लगाना पड़ता है। डायरेक्टर के रूप में उनको हम सजेस्ट करते हैं, कई बार हम उनको एक चित्र में बना के दे देता हूं, कई बार मैं एक पेंटिंग दिखाता हूं कि देख इस पात्र को देख, इस कैरेक्टर को देख, जरा उसके आंखों के थ्रू उसके अंदर झांकने की कोशिश करो। तो इस तरह से जब तक आप उनको गाइड करें पात्रों के अंदरूनी जीवन को उतारने के लिए अपने अंदर। सो बेसिकली आज के समय पे, वो पहले 70s 60s 70s में ऐसा होता था कि नकली मूंछ लगा दो, बाल को नकली ढंग से कुछ बना लो, और चाल का तरीका अपना लो, बॉडी लैंग्वेज एक पकड़ लो, अलग तरह से बात करने का। सो दिस इज ए डिफरेंट, वो कैरिकेचर है, वो अभिनय नहीं है। धीरे धीरे अभिनय के विद्या में एक सुधार ऐसे आना शुरू होता है, जहां पात्र को आप इंटरनली प्रेजेंट करना शुरू करें। वो बाहरी जो जेस्चर, पोस्चर और चलने का ढंग, इन सब चीजों में उतना ज्यादा नहीं, आप अपने आप में जैसे रहें, और धीरे धीरे उस पात्र को अपने ऊपर उतारने की कोशिश करें। उसकी मानसिकता, उसकी सोचने का तरीका, तो सोचने का तरीका उसके अगर आप लाएंगे, तो आपका जेस्चर भी, हैंड जेस्चर भी धीरे से बदलना शुरू होगा। तो इस तरह से ऐसे नहीं होगा। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन और आपका इनर जर्नी, इन दोनों का रिजल्ट होगा कि आपके बॉडी लैंग्वेज धीरे से एक परिवर्तन में आएगा, एक चेंज उसमें आएगा। तो ये एक कठिन काम है, और लेकिन मजेदार बात तो ये है कि अभी भी भोंतरा अभिनय को लोग बहुत पसंद करते हैं। एनर्जी दे दिया बहुत ज्यादा, चिल्ला लिया बहुत ज्यादा, हाथ वाथ
पैर फैला दिया बहुत ज्यादा, तो लोगों को बड़ा पसंद आ जाता है। थिएटर में ऐसे भी मैं अपने अभिनेताओं को अभी जो प्रोडक्शन किया मैंने, उसमें यही समझाता था, सर ताली तो बहुत दे रहे थे लोग, मैंने कहा कि खराब एक्टिंग एक्टर करता है तो खराब एक्टिंग को पसंद करने के वाले भी बहुत तरह के खराब ऑडियंस भी होती है। एक तरह से डेडली एक्टिंग जिसको जैसे होता है, इसी तरह से एक डेडली ऑडियंस है जो पुराने जमाने के एक पर्टिकुलर पारसी थिएटर के जो एक्टिंग स्टाइल है वो उनके मन में अभी भी है, तो वो धीरे से वही सब चीजें देखना भी चाहते हैं। नए चीजों को ग्रहण करने के लिए बहुत सारे ऑडियंस तैयार भी नहीं होते हैं। इसीलिए जो हमारे रियलिस्टिक फिल्में, जिसको आर्ट फिल्म अदरवाइज कहा जाता था, जिसमें बहुत सारा फिल्में नसीर भाई साहब ने भी काम किया, वो दौर धीरे धीरे खत्म होता चला गया, क्योंकि लोगों को भांडगिरी ज्यादा पसंद है, क्रूड अभिनय ज्यादा पसंद है, स्टाइल मारने का, ये करने का, इसको एंटरटेनमेंट कहते हैं। तो ठीक है, भारत में अगर एंटरटेनमेंट का तरीका यही है तो उसमें हम कह नहीं सकते हैं कि राजेश खन्ना खराब एक्टिंग करते थे, क्योंकि दर्शक अगर पसंद कर रही है, दर्शकों की मनोभावना वही था, मनस्थिति भी वही थी, तो एक तरह से वो भी अपने आप में एक कलाकार है जो दर्शकों को, मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस अगर एक तरह के चीजों को पसंद कर रहा है, इसका मतलब उस दर्शक की कल्चर अभी भी वही है। तो जैसे जैसे अभिनय के परिभाषा में परिवर्तन तब आएगा जब दर्शक भी उन सब चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मतलब कि हमारे दर्शक की जो अवेयरनेस है, उनकी जो सोशियोलॉजी है, वो कितना साइंटिफिक होता जा रहा है, वो कितना रैशनल होता जा रहा है, उसी पे निर्भर करेगा कि किस तरह की कला को पसंद करेंगे। वरना बेस्ट ऑफ द पेंटर को, जिसको कि वर्ल्ड पेंटिंग के दुनिया में हिंदुस्तान के तैयब मेहता जैसे लोगों को, उनके करोड़ों में पेंटिंग बिकती है वर्ल्ड मार्केट में, लेकिन जो हमारी जनता है, जो पेंटिंग को देखने वाला, वो कैलेंडर आर्ट को भी अभी भी पसंद कर रही है। तो एक तरह से ये एक ऐसी स्थितियां हैं जिससे एक अभिनेता उतना जूझता नहीं है। अभिनेता, क्योंकि थिएटर में आजकल बिल्कुल लोकलाइज्ड हो गया। दिल्ली में थिएटर, हम लोग जिस तरह का थिएटर, दिल्ली थिएटर को जानते हैं, वो दिल्ली में अभी वो थिएटर नहीं है। 95 तक के अंदर वो धीरे धीरे वैनिश होता चला गया। अभी जो हो रहा है, खैर मैं कमेंट नहीं करूंगा अभी जो हो रहा है, क्या करने वाले कौन है, क्योंकि ज्यादातर टैलेंटेड लोग जो थिएटर में थे वो फिल्मों में चले गए हैं, टेलीविजन में चले गए हैं। तो इसलिए बाकी जो संघर्षरत रह गए वही हैं, वही कर रहे हैं कुछ कुछ। तो उसमें, और उनके लिए कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी हमारे सामने नहीं है कि पहले रेपर्टरी कंपनी में का नाटक एक तरह से एग्जाम्पलरी होता था दिल्ली थिएटर वालों के लिए। कलकत्ता से परफॉर्मेंस आ रहा है, रुद्र प्रसाद सेनगुप्त और उनके थिएटर ग्रुप, उत्पल दत्त और उनका थिएटर ग्रुप, उसको देखते हुए प्रभावित हो रहे हैं। महाराष्ट्र से विजय मेहता जी का नाटक आ रहा है, उसको देखते हुए अच्छा ये अभिनय का इस तरह से परिभाषा है, ऐसा अभिनय हो सकता है, ऐसा रंग निर्देशन ऐसा हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स धीरे धीरे गायब होते चले गए थिएटर के दुनिया में। सिनेमा इज अपनी तरफ से बिल्कुल ग्लैमरस, बॉम्बे सिनेमा खास तौर पर बिल्कुल एक ग्लैमरस वर्ल्ड में घुस रही थी। थैंक गॉड कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ये जो सीरियल्स आने लगे, ये वेब सीरीज जो आने लगे, उससे कम से कम फिर से आर्ट फिल्मों के दौर को हम एक दूसरे स्वरूप में देख पा रहे हैं। अदरवाइज निर्देशन के कला आर्ट में भी बहुत ही सीमित निर्देशक रह गए हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि अभिनेता के अभिनय को कंडीशन कर पाने की स्थिति में है, उसको एजुकेट कर पाने की स्थिति में है। एक थिएटर डायरेक्टर है 70-80 दशक के प्रारंभ में बड़े फेमस हो गए। ड्रामा स्कूल में उनको बुलाते हैं प्ले डायरेक्ट करने के लिए, तो कहते हैं कि पान चबा के मुंह में निकल जाते हैं, कास्टिंग करके भाग जाते हैं कि मैं आ रहा हूं, पान खा के आ रहा हूं, कह के निकल जाते हैं और 18 दिन 15 दिन के बाद वापस आते हैं, जब तक कि एक्टरों ने अपना मूवमेंट सब गति कौन कहां जाएगा
खुद अपने आप में वर्कआउट कर लिया, बस उसको थोड़ा सुधार लिया। अगर कोई पूछता है मैं एक्टिंग सिखाने नहीं आया, तो भाई डायरेक्टर अगर एक्टर को गाइड नहीं कर सकता, म्यूजिक डायरेक्टर को अगर वो गाइड नहीं कर सकता, लाइटिंग डिजाइनर को गाइड नहीं कर सकता, सेट डिजाइनर को वो कहे कि एक दृष्टि दे कि इस दिशा को जाओ, मिनिमाइज करो या मैक्सिमाइज करो, जो भी एक आइडिया देना शुरू करे, लाइटिंग डिजाइनर को भी आइडिया देना शुरू करे। सो बेसिकली थिएटर डायरेक्टर का यही स्वरूप, आधुनिक थिएटर डायरेक्टर, मॉडर्न थिएटर डायरेक्टर जिसको हम कहेंगे, वर्ल्ड सिनेरियो में उसी को माना जाता है कि जो अभिनेता, म्यूजिक डायरेक्टर, लाइटिंग डिजाइनर, सेट डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सबके बारे में पूरे नाटक को एक रूप दे, एक स्वरूप दे, उसके ऊपर नए नए शैलियों का इजाद करे, कि इन्वेंट करे न्यू स्टाइल्स, ना कि वही पुराने ढंग में जैसे कहा जा रहा है जैसे होता था उसी को रिपीट करते चले जाएं, और आम आदमी के नाम पर 2-4 कॉमेडी का डायलॉग डाल दें, 4-5 सो कॉल्ड पॉपुलर अपने तरह से, लेकिन वो भी 70-80 के दशक की जो कॉमेडी काम करता था वो 2010 तक भी नहीं काम कर रहा है। अब तो 2026 आ गया है, 1/4 ऑफ ए सेंचुरी बीतता चला गया है इस दौरान। तो कहाँ दुनिया की वर्ल्ड चेंज हो रहा है। ये जो जेन ज़ी अदरवाइज कह रहे हैं, इनके एटीट्यूड, इनके पास ह्यूमर, इनका एक्सपोजर जो है, जहां से वो मोबाइल में क्या क्या देखते जा रहे हैं, उनके माइंड को कैप्चर करके उनके माइंड को प्रभावित करने लायक नाटक आप प्रस्तुत कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्टिन्यूसली सोशियोलॉजी के साथ चिंताधारा देख रहे हैं। अभिनेताओं के अभिनय में भी नए, क्योंकि टेलीविजन और सिनेमा जो अभिनय की विद्या दिखा रहा है, जो चित्र विद्या या मतलब कि सेट डिजाइन दिखा रहा है, जो कि आर्ट डायरेक्टर्स करते हैं फिल्मों में, अगर हम उसी का ही एक स्वरूप, छोटा सा स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मतलब थिएटर जो है एक पुअर ब्रदर ऑफ ए सिनेमा और टेलीविजन है क्या? थिएटर की अपनी आप में कोई अस्तित्व है क्या? ज्यादातर कंटेम्प्रेरी थिएटर वर्ल्ड में वो सब लोग बूढ़े हो गए मेरी तरह। थैंक गॉड कि मैं ड्रामा स्कूल से जुड़ा हुआ रहा, तो इसलिए मैं उतना रिजिड नहीं रहा। हर बार नए नए लोग, देश विदेश से नाटक हम देखते जा रहे हैं, और यंगर जनरेशन आ रहा है, उससे इंटरेक्ट हम कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ पढ़ाते समय उनके आइडियाज को बाउंस बैक हम कर रहे हैं। तो उससे मैं स्टैकेटो नहीं हो गया, रिजिड नहीं हो गया। वरना लोग नॉर्मली शुरू के प्रारंभ के 10-15 साल जितना मेहनत किया, जितना एक्सपेरिमेंटल काम किया, उसके बाद उसी ढर्रे में अपने आप को रख देते हैं, उसी ढर्रे में ऑडियंस को बार बार ले जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जैसे कि पुराने जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर सोनू निगम के सिंगिंग का पैटर्न, आज के जो मॉडर्न सिंगर्स आ रहे हैं वो सब आउटडेटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड है। यहाँ पॉपुलर और ऑडियंस की जो रेस्पॉन्स है, पॉपुलर रेस्पॉन्स है, वो इमीडिएटली बाउंस बैक होकर पता चलता है। लेकिन थिएटर में ऐसा पता चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ कमर्शियलिटी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ मैगजीन नहीं है, यहाँ एक्सचेंज नहीं है कि कलकत्ता में क्या हो रहा है उतना जानकारी हमें दिल्ली में नहीं है, जब तक कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच में कल्चरल एक्सचेंज चलता रहे। और पिछले 20-25 साल से ये कल्चरल एक्सचेंज का स्टेट वाइज भी कल्चरल एक्सचेंज नहीं है, स्टेट टू स्टेट। तो इसलिए वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन थिएटर इन साउथ इंडिया, नॉट मच। हमें ये नहीं पता है कि केरला में जो एक इंस्टीट्यूशन है त्रिशूर में, वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब कि बहुत सारी चीजें छूट गया है, क्योंकि सिनेमा और टेलीविजन ने बहुत कुछ आगे ले गए और ज्यादातर टैलेंट्स को उन्होंने खींच लिया अपनी तरफ, क्योंकि सरवाइव करना था। एक्टर थिएटर में रहते हुए पैसा नहीं कमा सकता है। सिर्फ हम देख रहे हैं कि मैं हमारे ड्रामा स्कूल से पास आउट एक ही बंदा मैं देख रहा हूं, नसीरुद्दीन शाह, जो कि इंग्लिश थिएटर भी करते थे, हिंदी थिएटर भी करते हैं, कॉन्टिन्यूसली थिएटर करते हैं, फिल्मों में इतने नाम और इतना पैसा कमाने के बाद भी। एक और है बहारुल इस्लाम, ड्रामा स्कूल से पास किए हुए हैं, वो असम के रहने वाले हैं, और वो असम में रहते हुए लगातार
वहां के असामीज फिल्मों में भी काम किया, लेकिन लगातार अपने थिएटर में काम करते रहे। उनकी बीवी जो कि कर्नाटक की हैं, वो भी ड्रामा स्कूल की पास आउट है। मियाँ बीवी मिलकर उन्होंने एक स्टूडियो बना रखा है गुवाहाटी में, और वहां परफॉर्मेंस हर साल कम से कम 2 नाटक नया तैयार करते हैं और उसको इधर उधर घुमाते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं जो कि नाटक को फिर से काम कर रहे हैं। एक चीज हम देखेंगे कि अभी पटना में कम से कम जो है ड्रामा स्कूल से पास आउट कई सारे लोग बिहार में इकट्ठा हो चुके हैं। तो उनमें से 4-5 निर्देशक ऐसे हैं जो कि लगातार एक नए ढंग से थिएटर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वही कहूंगा कि थिएटर की अभिनय, थिएटर के निर्देशन, ये अपने आप में सिनेमा के प्रेजेंटेशन से कितना अलग है, सिनेमा से कितना चैलेंज कर रहा है, सिनेमा की रियलिज्म को कितना बाईपास करके, चैलेंज करके, अपनी तरफ से अटैक करके वो अपना अस्तित्व कायम कर पा रहा है। इससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि परफॉर्मेंस जो है वो किसी सच को सामने लाती है या फिर स्टेज पर एक नया सच पैदा करती है? देखिए, मजेदार बात तो यह है कि थिएटर जो है एजुकेट करता है। थिएटर जो है, जो वास्तविक जीवन है, उस जीवन का प्रतिफलन क्रिएट करता है। लेकिन जैसे ही वो सिर्फ मिरर इमेज क्रिएट करना शुरू करता है तो थिएटर खत्म हो जाता है। थिएटर एजुकेट करता है, लेकिन थिएटर अगर टीचर बन जाएगा, प्रीचर बन जाएगा कि तुमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, प्रॉब्लम जो हमारी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रियलिटी में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को लाने हैं, लेकिन उसका फिर एक थिएट्रिकल स्वरूप में हम उसको एक, जैसे कि ड्रीम, हमारा सपना जो है वो रियल लाइफ से प्रभावित ही रहता है, हमारे आसपास की चीजों से रहता है, बट येट इट इज डिफरेंट। तो इसी तरह से थिएटर की अपनी एक रियलिटी है, लेकिन फिर भी वो सब हमारा सिर्फ एक बहाना है, थिएट्रिकल बहाना। मूल मंत्र हमारा है कि जो जिंदगी है, असली जिंदगी है, उस जिंदगी में इंसान की प्रवृत्ति, इंसान का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा, माँ बेटा, माँ बेटी, भाई बहन, पड़ोस और मैं, और गांव वाले और मैं, ये जो हमारा रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव सुधार ला सके, एक विस्तार, एक लार्जर उद्धातपन हम क्रिएट कर सके, उसका हम प्रेरणा थिएटर देता है, हर कला देता है, थिएटर में वो प्रेरणा दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो हमारे संरचना है वो देखने में थिएट्रिकल लगना चाहिए। थिएटर इज अबाउट थिएट्रिकलिटी, थिएटर इज अबाउट ड्रामा। यहां कुछ मस्ती चल रही है, सो हंसते हंसाते, मस्ती करते कराते कई चीजें हम बाएं हाथ में सिखा जाते हैं, कई चीजें हम उपदेश में दे देते हैं, लेकिन जैसे ही उपदेशात्मक हो जाता है नाटक तो वो डेड हो जाता है, जिसको अदरवाइज अंग्रेजी में कहते हैं डायडेक्टिक, मतलब कि प्रोपागेंडा करना कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, माँ बाप के पास नमस्ते करना चाहिए। तो इसी तरह से थिएटर हमेशा एक नाटकीयता और एक मस्ती, एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड, उसके बीच में ही हंसते हंसाते रिलेशनशिप के ऊपर, जो सोशल इश्यूज हैं उसके ऊपर, जेंडर इश्यूज के ऊपर, पुअर और रिच के गैप के बारे में, सब चीजों के बारे में कहता है, कहना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसको बांध दें हम कि तुमको यही करना चाहिए, तो थिएटर मर जाता है। तो जैसे ही उपदेशात्मक हो जाता है, थिएटर मर जाता है। जैसे ही वो मार्क्सिज्म का या समाजवाद का प्रचार करने लग जाता है तो थिएटर मर जाता है। जैसे ही वो धर्म के प्रचार करने लग जाता है, थिएटर मर जाता है। तो इस तरह से ये बड़े नाजुक चीज है कला को जिंदा रखना, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो थिएटर हो। तो बेसिकली समाज के बारे में, समाज का चित्रण प्रतिफलित होता है, लेकिन इट इज ए थिएट्रिकल मिरर, इट इज ए डिस्टॉर्टेड मिरर, इट इज ए मल्टीपल, ये बिल्कुल हूबहू प्रतिरूप लाकर खड़ा करना, दिखाना, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन क्रिएट करना, तो उतना मैं उसको नहीं मानता हूं। आई थिंक दैट इज बोरिंग।
दैट इज नॉट रियली लिविंग थिएटर। हैमलेट की जो डाउट्स हैं और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास, वो हमें स्वीकार हो जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों के नहीं। ऐसा क्यों है? सवाल को नहीं समझा मैं। एक कैरेक्टर के जो उलझने होती हैं हाँ। और विरोधाभास होते हैं, वो हमें आसानी से स्वीकार हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनके नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं नाटक देख रहा हूं, तो नाटक देखते समय मैं एक रसिक दर्शक अगर हूं, तो जिस दिशा में कैरेक्टर चला जा रहा है, वो अपने माँ को गाली देने लग जाता है, तो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन मंच से परे जब मैं आता हूं पर्सनल लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ में आकर मैं बगल में कोई अपने माँ को गाली दे रहा है, तो मुझे बुरा लगेगा वो उस आदमी के बारे में। हालांकि जब मुझे पता चलेगा कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों गाली दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक पर्सनल लाइफ और आर्ट का एक्सपीरियंस, आर्ट को एक्सपीरियंस करना, ये दोनों अलग चीजें हैं, तो उसको मिलाना ठीक नहीं है। तो बेसिकली हेमलेट की जो दुविधाएं हैं, मैं नाटक देखते समय अंडरस्टैंड कर रहा हूं, लेकिन मुझे अगर घर में मैं अपने देखूं कि मेरा बेटा अपनी माँ को गाली देना शुरू कर दे, खुद ऐसे ऐसे उलझने पैदा करे, तो मैं उसको एक्सेप्ट कैसे करूंगा? सो नाटक में, कहानी में, सिनेमा में हम कई सारी चीजों को स्वीकार करते हैं, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सिंपैथाइज भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उन चीजों को पर्सनल लाइफ में, डेली लाइफ में हम स्वीकार करें। लेकिन मैं सारी चीजों को जोड़ता हुआ एक चीज कहना चाह रहा था, जिस पागलपन के हद तक जाने के बाद आदमी, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे निर्देशक हो, चित्रकार हो, कवि हो, अब के खुद को, सेल्फ को भूल जाता है। मैं उसका उदाहरण देना शुरू करूंगा। ड्रामा स्कूल में टीचर लगने से पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं जब ड्रामा स्कूल से बाहर निकल गया, मैं टीचर लग गया यहाँ, तो मैं 7, साढ़े 7 बजे तक यहाँ पहुंचता था। खालिद तैयब जी करके एक पागल एक्टर हैं, जो थिएटर एक्टर ही हैं, सोलो परफॉर्मेंस करते हैं, आजकल पोलैंड में हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी और नए तरह के थिएटर फॉर्मेशन के बारे में बहुत उत्साहित थे। वो और मैं, हम दोनों 1.5 घंटा 2 घंटा तरह तरह का फिजिकल एक्सरसाइजेस, क्योंकि वो फिजिकल थिएटर पे ज्यादा काम करता था, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल थिएट्रिकल गेम्स, ये सब हम करते थे 1.5 घंटा 2 घंटा। उसके बाद मैं क्लास लेता था। कुल मिला के 2-3 क्लास होते थे पूरे दिन भर में। 4 बजे से फिर मैं अपने थिएटर ग्रुप, यहीं कैंपस में ही मुझे जगह मिल गई थी, अपने लोगों को इनवाइट करता था, जो कोई साहबजादे नहीं थे, सब स्टूडेंट्स थे, पैसे वैसे नहीं लेता था मैं उनसे। आ जाते थे, कुछ एक्सरसाइजेस हम करते हैं, नाटक की रीडिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मैं घर पहुंचता हूं। घर शाम को पहुंचता हूं, खाना खाते खाते मैं कुछ बाएं तरफ कुछ किताब पढ़ रहा हूं, और रात को 1-1.5 घंटा अपने रीडिंग में। सवेरे जल्दी उठकर जो है, घर में ही मैं आधा घंटा 45 मिनट योगा करता था, सवेरे के एक्सरसाइज वगैरह करने के आने से पहले। तो इस तरह से फिर स्वॉर्ड फाइट, मार्शल आर्ट्स की चीजें, ननचक चलाना, वो जंपिंग, एक्रोबैटिक्स, और ऊपर से ड्रामा स्कूल के सिर्फ 3 क्लास लेता था मैं, लेकिन मैं रहता था यहाँ 10 बजे से लेकर 4, साढ़े 4 बजे तक। इस दौरान लाइब्रेरी में, मेरे रूम में भी, मैं ऑफिस रूम में 1.5 घंटा की रीडिंग मेरा अलग से होता था। तो लगातार पढ़ते रहना, उनको प्रैक्टिकली अपने ग्रुप में अप्लाई करना, जो मैं पढ़ रहा था। फिर अपने ड्रामा स्कूल के बच्चों के साथ जब प्ले प्रोडक्शन डायरेक्ट करने को मुझे कहा गया, और मुझे आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि मुझे बार बार स्टूडेंट की तरफ से प्रेशर पड़ता था, निर्देशक डायरेक्टर के ऊपर, ड्रामा स्कूल के डायरेक्टर के ऊपर, कि हम रॉबिन सर के साथ करेंगे। पहले तो रॉबिंदा कहते थे मुझे, तो रॉबिंदा के साथ नाटक करेंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज तक कुल मिला के मैंने कोई 36 ईयर टीचरशिप किया, उसका रिटायरमेंट के अभी 11 साल हो गए हैं। तो 40 साल के अंदर मैंने कोई 38 नाटक ड्रामा स्कूल में ही मैं डायरेक्ट कर चुका, 36।
36 प्लेज मैं ड्रामा स्कूल में डायरेक्ट कर चुका हूँ। तो ज्यादातर जो प्लेज है मेरे, मैं कोई प्ले रिपीट नहीं करता हूँ। शायद 2 प्ले मैंने रिपीट किया, ड्रामा स्कूल में नहीं रिपीट किया। किंग लियर मैंने लखनऊ में किया था, यहाँ ड्रामा स्कूल में किया। अदरवाइज सारे नए प्ले जहां कहीं प्रस्तुत भी नहीं हुआ है, उसके प्रेजेंट ट्रांसलेशन भी नहीं होता है, तो ट्रांसलेट करवाना, ट्रांसलेटर के सर पे बैठ के कि नहीं नहीं ये लैंग्वेज का टेक्सचर ऐसा है, इस तरह से रखो, इस तरह से रखो। इन सब चीजों में करते हुए जिस तरह से समय बिताया अपने थिएटर ग्रुप में, ड्रामा स्कूल में तो 36 प्लेज विद इन दिस 50 ईयर्स डायरेक्ट किया मैंने, 77 से लेकर अभी तक में। तो अपने ग्रुप में भी और लखनऊ, पटना एंड भोपाल, इन सब एरिया में मिलाकर कोई 30-35 नाटक और मैंने डायरेक्ट किए। उदयपुर में भी एक नाटक डायरेक्ट किया था। अपने ग्रुप में भी बहुत सारे नाटक में करता रहा। तो इतने सारे एक्टिविटी के दौरान यस, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब भी रही मेरी। एक तरह से बच्चा जब हो गया था, 3 साल का था, तो अचानक फैमिली के अंदर भी क्राइसिस शुरू हुआ। तो उस क्राइसिस को देखते हुए मैंने कुछ दिन जो है फिर भागा, उड़ीसा गया, सिगरेट विगरेट पीना छोड़ा, सब दारू वारू पीने लग गया था मैं। तो ये सब चीजें हमारे फील्ड में लोगों को बिल्कुल अटैक करता है। एडिक्शन, स्पेशली अल्कोहल को तो बड़ा आराम से लेते हैं लोग, लेकिन जब अल्कोहलिक बन जाता है आदमी, और स्पेशली कलाकार लोगों में ऐसे होते हैं कई सारे लोग, जिसमें मैं भी हूं, हम लोग एडिक्शन प्रोन पर्सनैलिटी, कुछ लोग होते हैं एडिक्शन प्रोन पर्सनैलिटी। ये जो पागलों की तरह काम करना भी मेरा एडिक्शन प्रोन पर्सनैलिटी है। कि मुझे यहाँ बीएम शाह करके एक होते थे कि ये भूत है, इसको काम दो वरना ये खा जाएगा। तो इस तरह से जो है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहूंगा कि पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं। फिर मैं उड़ीसा भागा, अपने को नशा मुक्त किया, वापस आया, हाथ पैर जोड़ के पूरा फिर से फैमिली लाइफ को सेटल किया, और उसके बाद दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। उससे मैं कम से कम 14-15 ईयर्स जो है, जो अल्कोहल से बिल्कुल अपने आप को दूर रखा 88 से। तो बाद में थोड़ा शौकीन तरह से पिया, लेकिन उस तरह से कभी नहीं। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कलाकार लोग जो और सुनने वाले भी हैं, उनको पता होना चाहिए कि सिर्फ कलाकार लोग एडिक्ट नहीं हो जाते हैं, आम आदमी भी जो है वो एडिक्ट होता है। बट कलाकार को एडिक्ट होने से फिर वो अपने कला को से भी हाथ धो बैठता है। तो ये एक तरह से कई सारी चीजों को खुद को पकड़ने के लिए, खुद के अपने सैनिटी को बरकरार रखना, इस समाज के व्यक्ति बने रहना। यस, मैं कई सारी चीजें मेरे से नहीं हो पाया। मेरी जब मैं टीचरशिप कर रहा हूं, इधर शादी भी कर ली मैंने, तो मैं अपने गांव में, दोनों बहनें मेरी सबसे छोटी, 7 भाई बहन हैं, 4 बहनें, लास्ट की 2 बहनें, उनके शादी कराने के लिए मुझसे ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे वो लोग कि मैं कुछ पैसा दे पाऊं। था भी नहीं मेरे पास, क्योंकि जितना कमाता था टीचरशिप के तनख्वाह से, मैं सीधा उतने में ही मेरे घर गृहस्थी चला पाता था मैं। और मैं चूंकि अपने ग्रुप थिएटर करता था, टेलीविजन का काम शुरू हो गया था 85-86 के आसपास, 87। मैं टेलीविजन में से पैसा कमाते थे, ज्यादातर टीचर लोग हमारे उधर टेलीविजन से पैसा कमाते थे, यहां से कमाते, जहां से कमा सकते कमाओ। मैं उस तरह के काम कर नहीं पाया। एक तरह से ये पागलपन चाहिए, एक तरह से जहां तक ये हेल्दी पागलपन है कि आप समाज में इंसान बने रहें, परिवार का इंसान बने रहें, और फिर भी आप अपने कला में मैक्सिमम टाइम दे सके। यस, वाइफ मेरी अभी भी कहती है कि तुम्हारे कोई दोस्त ही नहीं है। वाइफ अभी भी कहती है कि ना तुम कोई त्योहार मनाते हो, ना कोई तुम कहीं ट्रिप में जाते हो, इधर उधर जाते हो, और खुद तो तुम पता नहीं दुनिया भर कहां कहां घूम के आ गए। तो मुझे काम जहां ले गया मैं गया। खुद इस तरह से आडंबर कर पाने की पैसा उस समय पे नहीं था। अब थोड़ा सा इधर उधर से पैसा, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा पैसा कमाने लगा मैं, फिल्म में काम करने से थोड़ा बहुत, उतना कि कभी कभी साल में 2 बार कहीं हम घूम सकते हैं। तो इस तरह से स्थितियां जरूर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आप शुरू में आपका सवाल था कि इंसान अपने जीवन को भूल जाए।
हमारे उड़ीसा में एक एक्टर थे, स्टार थे, वो एक तरह से राजेश खन्ना जैसे उनकी पर्सनैलिटी थी, अनएज्यूमिंग, सिंपल थे, उनके कैरेक्टर भी ऐसे ही मिलता था और ऐसे ही करते थे वो। 10-12 साल करते करते क्या स्थिति उनकी ऐसी हुई कि वो घर गृहस्थी सब छोड़कर जो है संन्यास ले लिया, मुंडन करा ली, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते थे, मुंडन करा के संन्यास ले लिया और कहीं जाकर जो पहाड़ों में, हिमालयस में नहीं, उड़ीसा के किसी पहाड़ों में जहां मठ वगैरह है वहां रहने लगे। तो धीरे धीरे कारण पता चलता है जब बाद में, ये आज को मैं कह रहा हूं कि ये कोई 40-35 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो अभी रिसेंटली उनके बारे में जब पता चलने लगा तो दैट हिज फ्रेंड्स रिवील्ड इट कि ही ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड दैट प्रॉब्लम स्टार्टेड इन हिज कॉलेज टाइम। तो ऐसे कभी कभी कोई एक आध होते हैं जो कि पागल हो जाते हैं, जैसे कि एक वो थे हिंदी फिल्मों में, एक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, अचानक ज्वेल थीफ जैसे फिल्मों में वो विलन बनकर आए। उनके पहले वो हीरो वीरो भी हुआ करते थे, लेकिन फिर जो है, हाँ, बॉबी में जिसने डिम्पल का पड़ेगा बाप का रोल किया, प्रेमनाथ, हाँ, तो वो एक तरह से ऐसा पागलपन उनको छाया कि वो भाग गए। तो बाद में पता चला कि रेगुलर हैवी ड्रिंकर बन गए, वो हैवी ड्रिंकर बन गए। तो इस तरह से कई सारे हिंदी सिनेमा में भी लोग रहे हैं जिनके अंदर एक तरह से वो छोड़ छाड़ के चले गए थे। वो जब ज्वेल थीफ वगैरह बना तभी फिर बीच में आए, वरना वो बीच में कम से कम 10-12 साल वो छोड़कर कहीं पहाड़ों में, सचमुच के पहाड़ों में चले गए थे। तो इस तरह से होता है। दैट इज समथिंग नॉट टू डू विद द आर्ट, वी कैनॉट ब्लेम द आर्ट कि बहुत सारा रोल करने से आप ऐसे हो जाते हैं। अगेन मैं कहूंगा कि वही उदाहरण मेरे सामने था मनोहर सिंह, जो कि परफॉर्म करते समय, बोलते समय लगता है कि पता नहीं अलग दुनिया में चले गए हैं। वो मनोहर सिंह नहीं जिसके साथ हम अभी चाय पी रहे थे उनके ऑफिस में बैठ के लेकिन एक हिस्सा उनका बिल्कुल सचेत है कि 12 दिन रिहर्सल देखता रहा, चश्मा ठीक उसी जगह पर रहेगी, कप जो है उठाकर रखने ठीक उसी जगह पर रहेगी, जिस लाइन पे बटन बंद करना है उसी लाइन पे बटन बंद कर रहे हैं। वो तो बड़ा मैकेनिकल भी थे, लेकिन मैकेनिकली चीजों को हैंडल करते करते, थिएटर में यही है कि आप बार बार रिपीट करते करते मैकेनिकली करना शुरू करें, बट एक समय पे वो फ्लुएंट हो जाता है, वो स्पॉन्टेनियस दिखने लगता है, और आपके लिए भी, शायद अभिनेता के लिए भी वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है बार बार प्रैक्टिस करने से। सो दिस इज व्हाट, व्हेन स्पॉन्टेनियस हो जाता है आपको लगता है कि ये तो अलग है। रिहर्सल्स की बात कर रहे हैं हम, जी जी। तो जब रिहर्सल करते हैं, आप करवाते हैं, तलाश किस चीज की होती है? भावना की, लय की, या फिर किरदारों में छिपे नैतिक सच की? वेदर इट्स इमोशंस, रिदम, कैरेक्टर में छिपे नैतिक सच की, किरदारों में, यस, कैरेक्टर्स में छिपे नैतिक, वेदर इट्स इमोशंस, रिदम और मॉरल लॉजिक, बोथ, एवरीथिंग डिपेंड करता है। एक्चुअली अलग अलग एक्टर के लिए सर्च अलग होता है। एक एक्टर था जो प्ले में अभी कर रहा था, फर्स्ट ईयर के एक्टर्स हैं, अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं है उनके पास। तो एक एक्टर जो है मोस्टली वो यहां से बोलता था, उसकी आवाज ऐसे निकलती थी, और इधर का जो है नाइजल उसका यूज ही नहीं कर पाता था। तो उसके लिए मुझे बाकी चीजों में वो समझता था, अच्छा था, कैरेक्टर का जो इनर है उसको भी पकड़ पाता था। देखिए, कैरेक्टर की नैतिकता, अनैतिक कैरेक्टर अगर है तो वो, आपका कैरेक्टर अगर अनैतिक है, वो तो सारे फ्रॉड थे। जो प्ले मैंने किया था अभी द अल्केमिस्ट, उसमें वो मेजर 3 कैरेक्टर जो हैं वो तीनों फ्रॉड ही हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी जब उनके आपस के बिहेवियर में, मैंने जो प्ले में नहीं था, जो मैंने जोड़ना शुरू किया कि आपस के बिहेवियर में उनका ह्यूमननेस दिखाया मैंने कि आफ्टर ऑल वो फ्रॉड हैं, क्योंकि समाज में फ्रॉडगिरी को स्थान मिला हुआ है। तो हम समाज के एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को, समाज के अंदर एग्जिस्टिंग एटीट्यूड को मैं अटैक कर रहा हूं,
मैं व्यक्ति विशेष को नहीं। तो ये मैं एक्टरों को बार बार समझाता हूं कि तुम्हारा कैरेक्टर पापी नहीं है, वो पाप कर रहा है, लेकिन उस कैरेक्टर के अंदर कहां एक धर्मात्मा छिपा हुआ है, कहां अच्छाई छिपी हुई है, आप उसको तलाश करो। इससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, एज अ डायरेक्टर क्रूरता को, एक क्रूर कैरेक्टर को आप ईमानदारी से मंच पर रख सकते हैं, ये जानते हुए और या फिर ये ना समझते हुए कि क्रूरता इंसान को आकर्षित करती है? देखिए, मैं मानता हूं एक एस्थेटिक डिस्टेंस होना चाहिए। मैं अगर कैरेक्टर कर रहा हूं जो बहुत क्रूर है, मुझे भी उस कैरेक्टर से एक एस्थेटिक डिस्टेंस में रहना चाहिए, क्योंकि मैं किसी पर्पस के लिए इस कैरेक्टर को कर रहा हूं। मैं अपने अंदर की जो छिपी हुई क्रूरता है उसको बाहर निकाल नहीं रहा हूं। अब जैसे कि हम लोग क्रूर रावण को देखिए आप ध्यान से देखिए जरा, हमने रावण को कैसे बनाया है वाल्मीकि ने, कि वो ज्ञानी है, वो बहुत वो भी करता, पूजा पाठ भी करता है। दुर्योधन अपनी बीवी को डेली शादी करता था, ऐसे कम से कम हमारे उड़ीसा के जो महाभारत लिखा हुआ है उसमें है, जो ट्रांसलेशन हमको अपने, क्योंकि हर रीजन में थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ मिलता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, जो माँ के प्रति भी इतना समर्पित होता था दुर्योधन। तो ये ऑलरेडी जो अच्छे कलाकार कला है, अच्छे राइटिंग है, क्लासिकल राइटिंग है, उसके अंदर भी क्रूर कहने से जो बिल्कुल डाई हार्ड क्रिमिनल होते हैं ना, समाज में ऐसे होते हैं डाई हार्ड क्रिमिनल्स, लेकिन हम राइटर लोग, कलाकार लोग ये मानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों है। शेक्सपियर के सारे नाटकों में जो विलन कैरेक्टर्स हैं, उसके विलेनी के पीछे एक कारण होता है। किंग लियर में एडमंड करके एक कैरेक्टर है जो किसी एक ग्लॉस्टर, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर का बास्टर्ड चाइल्ड है। समाज के उस समय पे बास्टर्ड चाइल्डों को बिल्कुल पब्लिकली भी वो बाप उसका मजाक हो रहा है कि है तो मेरा बेटा है, लेकिन है वैसे थोड़ा आंख मार के बोल रहा है, मतलब कि शादी के बियॉन्ड ये शादी है। तो उस सब चीजों को उसके ऊपर सामने कोर्ट के दरबार के बिल्कुल कोर्टयार्ड में उससे बात कर रहे हैं। तो जिस तरह के अपमान का घूंट पीता रहा होगा वो अपने जीवन भर, कि वो अल्टीमेटली साजिश करता है। जो ग्लॉस्टर का रियल बेटा है, बाप के कान में ऐसे भरता है वो कि वो आपको मारना चाह रहा है। तो बाप जो है, ये जो बास्टर्ड चाइल्ड है, उसको ज्यादा अपना समझने लगा और अपने रियल बेटे के खिलाफ अरेस्ट करो, उसको मार डालो, ये करो वो करो। उसके पीछे पुलिस पड़ गई, सिपाही पड़ गए, वो घूमता रहा, बचता रहा, नंगा होकर, पागल होकर एक जगह पे ऐसे ऐसे घूम रहा था कि कोई पहचानेगा नहीं उसको, अधनंगा होकर, पूरे बॉडी में कपड़ा नहीं, कि एक पागल व्यक्ति का एक्टिंग करता रहा वो। तो शेक्सपियर के भी नाटकों में, बहुत सारे नाटकों में, कि हम बेसिकली ये ढूंढना शुरू करते हैं कि ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, कारण क्या है। कारण जरूर किसी ना किसी के अंदर होता है कि ऐसा क्यों ये बिहेव कर रहा है। तो सुपर्णा का नाक काट दिया, राम की बड़ी चर्चा हो रही है तो उसको ईर्ष्या भी हुआ, तो आ गया बदला लेने पे पता चला अब वो सीता को रेप नहीं कर सकता था क्या, वस्त्रहरण नहीं कर सकता था जैसे दुशासन ने किया, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, वहां जाकर रख दिया। तो पाणिकर ने एक नाटक किया था, खुद लिखा था, के.एन. पाणिकर, ये केरला के हैं, थिएटर के बहुत बड़े कलाकार, और मॉडर्न थिएटर में फोक फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए एक मॉडर्न थिएटर के स्वरूप, सिनेमा और टेलीविजन से बिल्कुल दूर एक फॉर्मेट जो होता है, और भारतीय रंग परंपरा से, शास्त्रीय रंग परंपरा से पूरा जोड़ा हुआ। उसमें एक सीन में बाकायदा रावण के जो दूत हैं 6-7, वो गाना गा रहे हैं कि सीता माँ तुम हमारे भूपति को थोड़ा सा प्यार दो।
अब वो आता है फिर मिलने, तो उन्होंने उसको बिल्कुल ये बटरफ्लाई जैसा बनाया, प्रजापति की तरह बनाया। वो आकर जो है प्रेम संवेदन कर रहा है। उन्होंने उस साउथ में रावण को भी अच्छे कैरेक्टर में माना जाता है। सो बेसिकली जो आप कह रहे हो कि क्रूर उसको हमेशा कारण ढूंढा जाता है, और वी कैन, वो जो 0.001% होते हैं जो रियल डाई हार्ड क्रिमिनल करके अंग्रेजी में कोई एक शब्द अगर है, तो वो जो कि बिल्कुल बिना कारण के क्रूरलिटी करते हैं वही हो सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट रियली ट्रू। लेकिन ठीक है, उसको अभिनय करने के लिए भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जब भी रोल करने को मिला दादागिरी टाइप का कैरेक्टर, मैं सहज नहीं हो पाता था। थोड़ा दूसरों को लूट लेता है, ठग लेता है। एक लोअर डेप्थ करके गोर्की, मैक्सिम गोर्की का रशियन नाटक है, उसमें एक कैरेक्टर है, एक बेसमेंट में कई सारे लोग जो कि होमलेस हैं, वो किसी तरह से थोड़ा बहुत इधर उधर भीख मांग के, ये करके वो करके, कोई एक उनमें से टिंकर है, थोड़ा ये जोड़ जाड़ने का काम करता है, और कोई उनमें से मोची है, कोई उनमें से स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट है। तो इस तरह से उनके अंदर एक है ठग। मुझे कास्टिंग कर दिया गया उस रोल में। तब तक मैं पास आउट हो चुका था और थोड़ा मतलब कि सिगरेट विगरेट पीना बंद कर दिया था, तो थोड़ा वेट पुट ऑन किया था। तो वो दादागिरी करता था, वो ताश खेल के ठगता था दूसरों को और ले लिया। तो उसके डायलॉग को डिलीवर करते समय मैंने देखा कि मैं सहज नहीं हो पा रहा हूं, मुझे फील नहीं मिल रहा है। तो मुझे काफी दिन तक अपने एक जूनियर लड़का ड्रामा स्कूल में, जब मैं स्टूडेंट था, मेरे से 1 साल एक जूनियर था, बहुत ही वाहियात इंसान था वो, आज तक भी है वाहियात इंसान वो। तो मैं उसके बिहेवियर को, ठीक ठाक एक्टर भी था, लेकिन फिर उसका कैरियर बॉम्बे इंडस्ट्री में पता नहीं क्यों कहां से वो गायब है। कभी कभी एक आध एड में देखता हूं मैं उनको, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उनके जो वाहियातपन है उसी ने शायद उसको ले डूबा। तो उसके नथुने जैसे फूल जाता था, जैसे बात करते समय कुछ करता था, मैं बार बार उसको याद करके कम से कम 18 दिन जो है मैं अपने आप को बाकी लोगों से काट देकर, चाय पीने जाकर बैठूंगा नहीं, ब्रेक में, रेसल में मैं अपना अलग जाकर झाड़ियों के पास कहीं बैठ जाऊंगा, फिर मनन करूंगा। तो ऐसे कुछ काम करने पर लगा। बट फिर भी तो 2 सवालों का जवाब इसमें आ रहा। एक तो जो क्रूरता है उसको एज सच आर्ट कभी प्रेजेंट नहीं करता है। ड्रामा में हम लोग, हमारे जितने सारे ग्रेट राइटर हैं, वो हमेशा ढूंढते हैं कि अगर ये व्यक्ति ऐसा है तो उसके पीछे कारण क्या है। कोई कारण, आर्थिक कारण, पारिवारिक कारण, कोई ऐसा कारण है, सामाजिक कारण। समाज में अगर बहुत ज्यादा किसी को प्रताड़ित किया गया, कर्ण जैसे, कर्ण दुर्योधन का साथ देता है क्योंकि वो लगातार प्रताड़ित रहे और अपमानित होते रहे, क्योंकि वो जिस परिवार में उनका लालन पालन हुआ। तो इस तरह से एक कारण होता है क्रूएल आदमी का या विलेन कैरेक्टरों का, एक कारण ढूंढने का। और मजेदार बात है कि अमरीश पुरी को देखिए, वो क्या करता था, बहुत ही क्रूएल चीजों को भी एक ह्यूमर एंगल रखता था साथ में, उससे वो एस्थेटिसाइज करते थे। क्योंकि वो थिएटर बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे लगता है ये समझ उनके अंदर वहीं से पैदा होगा। या फिर जो रियल कलाकार हैं वो खुद समझता है कि इंसान को हम इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जैसे कि निर्भया कांड में हुआ, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ऐसे व्यक्तियों का कारण भी ढूंढना मुश्किल है। आज की जो एक्टिंग है, मॉडर्न एक्टिंग, वो इंसान के मन को ज्यादा समझना चाहती है, लेकिन उसके अस्तित्व के बड़े सवालों को से दूर हो जाती है, थोड़ा दूर हो जाती है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट मॉडर्न एक्टिंग इज मोर साइकोलॉजिकल बट नॉट मेटाफिजिकल इनफ। इसमें फिलोसफी कहाँ आता है, सिचुएशन आता है। मॉडर्न एक्टिंग के बारे में पता नहीं इस तरह से जनरलाइज करना ठीक है कि नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि मॉडर्न एक्टर्स आर नाउ मोर इंटरेस्टेड इन creating a parallel
कि मेरा कैरेक्टर ये है तो मैं उसका एक पैरेलल क्रिएट करूं अपने अंदर, मैं वो ना बन जाऊं। तो इस तरह से, लेकिन फिजिकली देखिए वो उस पात्र के सोशियोलॉजिकल सिचुएशन, किस परिस्थिति में वो पलता है, किस परिस्थिति, किस बैकग्राउंड से वो आता है, वो सब चीजें तो आज का एक्टर भी उसके बारे में सोचता है, उससे उसका बिहेवियर पैटर्न को शेप करता है। कि अगर मैं गांव से आया हूं तो मेरा रिफ्लेक्ट होता है कि मैं जब इस पियोन से बात करता हूं, मैं उसके साथ अच्छा खासा छेड़छाड़ कहानी करता रहता हूं। या वो जो आया था छोटा आदमी टगना सा, मैं उसको बोलता हूं वामन केंद्रे। सुन रहे होंगे अगर तो, क्योंकि वो वामन है। तो वामन केंद्रे एक डायरेक्टर थे यहाँ ड्रामा स्कूल में। बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है, डायरेक्टर भी अच्छे हैं और म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे हैं और व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं। तो उसको मैं छेड़ता था। तो ये जो मेरा बैकग्राउंड है वो रिफ्लेक्ट करता है कि मैं कहीं भी सहजता से किसी भी क्लास के लोगों के साथ सहजता से होता हूं, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के साथ मैं सहज नहीं हो पाता हूं, आज तक भी नहीं। अपर मिडिल क्लास एटमॉस्फेयर में मुझे याद है कि मैरी कॉम फिल्म के बाद जो उसमें हीरो था दर्शन कुमार और डायरेक्टर जो है उमंग कुमार, हम दोनों बैठे हुए थे उनके ऑफिस में, उनकी वाइफ भी बैठी थी, शी वॉज द आर्ट डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म। तो बात दर्शन कुमार कहता था कि सर चलते हैं कोई बढ़िया सा होटल में खाना वाना खाते हैं। तो मैंने उसको साफ साफ बोला उमंग कुमार के सामने, मैंने कहा मैं सहज नहीं हो पाऊंगा, आई कैनॉट बी एट माई सेल्फ। एक बार मुझे याद है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल थिएटर ट्रेनिंग स्कूल्स एसोसिएशन करके एक वर्ल्ड उसमें है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसमें हमारा ड्रामा स्कूल भी उसमें एक मेंबर था। तो कई बार मैं उसमें अनुराधा कपूर के डायरेक्शन के दौरान, मैं शी वॉज द डायरेक्टर, मुझे भेजते थे वो। पेरू गया था मैं, तो वहां 15 दिन था मैं, फेस्टिवल हो रहा था और हम भी 4 एक्टरों को लेकर मैं गया हुआ था। हमने भी एक प्ले प्रेजेंट किया था। तो वहां हम लोग अलग अलग रहते थे उस तरह से, कभी जहां भी गैदरिंग होता था तो। लेकिन एक बार मुझे शंघाई में मैं पहुंचा हूं, हम लोगों का उसी इंटरनेशनल थिएटर स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से एक गैदरिंग था, एग्जीबिशन था। ड्रामा थिएटर स्कूल्स अपने अपने एग्जीबिशन करते हैं, तो हमारे ड्रामा स्कूल की तरफ से भी हमने एग्जीबिशन किया था अपने प्रोडक्शंस का। तो उस एग्जीबिशन के दौरान रात को एक डिनर इनवाइट किया गया कि जितने सारे कंट्रीज के, कोई 10 कंट्रीज आए हुए थे चाइना में। तो 10 कंट्रीज के जो डायरेक्टर्स हैं और टीचर्स लोग हैं, दो टीचर हैं, तो 20 लोगों का गैदरिंग है। तो मुझे बुलाएगा फोन करके, तुम आ जाना। अब मैं बैठा हूं, जो इंटरनेशनल थिएटर स्कूल का जो प्रेसिडेंट है, वो एक इतना बड़ा गोल टेबल रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, वो टेबल को घुमाओ, वो आइटम चाहिए तो टेबल को थोड़ा घुमाओ, फिर इधर घुमाओ, ऐसे ऐसे करके। तो 6 लोग बैठे हुए हैं हम लोग। शैंपेन शुरू में पिया, थोड़ी करेज आ गई, मैं बिहेवियर ठीक करूंगा। लेकिन मैं पूरा लगातार वो जो 45 मिनट में किसी तरह से वहां समय काटा। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, सारे लोग इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल रहे थे, उनमें से कुछ इधर ईस्ट पोलैंड के भी थे, कुछ इधर के भी थे। तो वो सब लोग के बीच में आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट। तो बेसिकली एक्टर का जो अपना बैकग्राउंड है वो काफी मैटर करता है। तो इसी तरह से सिचुएशंस को, साइकोलॉजी को समझाने के लिए भी मैं एज अ डायरेक्टर अपने एक्टर को अगर मैं दूं, तो हम लोग क्या करते हैं, अदरवाइज फिर मैं अडॉप्ट करूं। एक एक्टर को मुझे करना था मैकी द नाइफ, ब्रेख्त का एक नाटक है लंदन का, एक बाहुबली है, वो नंबर 1, जैसे कि दाऊद इब्राहिम हमारे इंडिया में थे, इस टाइप का कैरेक्टर है और नंबर 1 लड़की बाज है। तो उसका कैरेक्टर करने के लिए मैंने जब कास्टिंग करना शुरू किया, जीशान आयुब को मैं कास्ट करना चाह रहा था, लेकिन क्लास के स्टूडेंट ने कहा कि
उसको तो बार बार रोल मिलता रहता है, मेजर रोल। इसको नहीं मिला है, आप इसको तो दो। आप तो इनसाइड टीचर हो, तो आप तो दो कम से कम। बाहर के जो आते हैं वो देंगे नहीं। तो उनका सेकंड ईयर था, मैंने दे दिया। दीपक लोहार करके झारखंड का एक आदमी तगड़ा सा था, उसको दे दिया। अब उसके जो बैकग्राउंड एक्सपोजर है, तो मैंने देखा कि 15 दिन मेरे रिहर्सल्स के अंदर वो लाइन भी ठीक से याद नहीं कर पा रहा है, वो उस कैरेक्टर के पास भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैंने फिर उसको कहा कि तुमने टाटा में कुछ बाहुबली देखे? हाँ, डिस्क्राइब किया फिर उसने। मैं क्या करो वैसा। सो देन ही वो खुलने लगा। तो इस तरह से आपका जो एक्टर है वो किधर को है, किधर का है, क्या पास्ट बैकग्राउंड है, हाउ ही कैन अडॉप्ट इट टू समथिंग एल्स। तो एग्जैक्ट पोर्ट्रेयल हर एक्टर जो है जरूरी नहीं कि कर पाए। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादातर जो है विद स्टूडेंट एक्टर्स रहा है। मैं रेपर्टरी कंपनी में मैंने सिर्फ एक ही बार प्ले डायरेक्ट किया है। जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं उनके साथ डायरेक्ट करना एक अलग बात है। जो इमेच्योर हैं, जो अभी अभी सीख रहे हैं, उनके साथ एक्टिंग डायरेक्ट करने का मुझे ज्यादा ही लगातार लाइफ में मेरे ऐसे ही एक्सपीरियंस है। सो इट इज ए डिफरेंट टास्क। तो थिएटर किसकी कला है? याद रखने की, ध्यान की, या फिर उस मोमेंट में मौजूद रहने की, पूरी तरह से मौजूद रहने की? मूलभूत में यही है कि इट इज हैपनिंग हियर एंड नाउ। बाकी सारी कलाओं से, सिनेमा और टेलीविजन से कम ये इसी मामले में ये डिफरेंट है कि ये यहां हो रहा है और सामने हो रहा है, और इसमें रिस्क हजार है। लाइट चली जाएगी, लाइन भूल जाऊंगा, को एक्टर फिसल जाएगा, मैं तार में फिसल जाऊं, सीढ़ी में आते समय मेरा पैर फिसल जाता है, लाइन भूल जाता हूं। ये जो मेजर चीजें। अभी तीसरा एक्टर आने वाला था, उसका एंट्री लेट हो गया। मेनी थिंग्स। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं कोई और डायरेक्ट कर रहा था, और मैं नॉर्मली अपने प्ले जब अपने ग्रुप में डायरेक्ट करता हूं तो मैं उसमें एक्टिंग नहीं करता हूं, क्योंकि दोनों काम एक साथ करना ठीक नहीं है, मतलब होता नहीं है मेरे से। तो ये किसी और का प्ले कोई डायरेक्टर थे, मैं उसमें सेंट्रल कैरेक्टर कर रहा था। कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट है। सिनेमा हॉल गया था तो एक लफंडर के साथ उसकी दोस्ती हो गई। तो कुछ सुंदर सुंदर लड़कियां हमको दो मिली, तो उनके पीछे हो लिए। वो उसने मुझे प्रोवोक किया, जो लफंडर था। मैं अभी उसके साथ पड़ गया, और दोनों उसका पीछा करते करते हम लोग मेट्रो में आकर ऐसे स्टेशन पे पहुंचे हैं, 11 बज गया है और मेट्रो सारा बंद है। तो जिस कॉलोनी में हम उतरे हैं, प्ले यहीं से शुरू हो रहा है, कॉलोनी में उतरे हैं हम, वहीं उसके देखा कि इस कमरे में, इस फ्लैट में वो चली गई, और फर्स्ट फ्लोर में है वो लड़की। उसके कहां जाएंगे इस वक्त, क्या करें? और वो है मस्को की कहानी है। तो उतनी ठंड में तो मतलब कि बाहर मर जाएंगे, अब तो ठिठुर के मर जाएंगे। तो क्या करें? इधर सामने एक जने का घर है, वो भी ग्राउंड फ्लोर में। वहां से कुछ बातचीत सुनाई दी हमारी, जिससे पता चला कि इसका एक बेटा कोई है कहीं और जगह पर, और बूढ़े को पता नहीं है कि वो बेटा कहाँ है, क्योंकि आर्मी की लाइफ में बूढ़े ने कहीं कुछ कांड कर, उसका जो एक्चुअल बेटा है वो पंगा ले रहा था उसके साथ, बाप के साथ, और बोला कि हाँ, वो जो आर्मी में बेटा तुम्हारा कहीं जिसको तुम मिल नहीं रहा था, जाओ उसको अपनाओ, मैं तो तुम्हारी बात नहीं सुनता करके वो लड़का जो है छू मंतर हो गया। इसी लड़की, जिस लड़के पीछे हम आए थे, उसी फ्लैट में घुस गया बेटा। तो हम लोगों का मौका था कि यहां घुसे हम। तो इसके फ्लैट में हम लोग घुसे, बुढ़े को बेवकूफ बनाया मैं कि मैं तुम्हारा वही आर्मी का जो है बेटा, तुम जो आर्मी में थे तब जो है वही बेटा हूं, ये है वो है वो बूढ़ा मानने भी लग गया। उसके बाद उसकी जो एक लड़की अगले दिन सवेरे आती है, वो लड़की से मुझे प्रेम हो गया, रिश्ते में तो मेरा बहन होगी, लेकिन मैं तो भाई नहीं हूं उसका। ये क्राइसिस होते होते बिल्कुल प्ले का एक एक्ट खत्म हो रहा है। तो मैं और मेरा जो लफंडर दोस्त है, हम दोनों स्टेज पर हैं। फिर
मुझे समझ में नहीं आया कि कोई अब आगे डायलॉग किसका है, अभी किसी की एंट्री है या क्या है, डायलॉग किसका है। फिर क्या करें, मैं उसे पूछ रहा हूँ, वो कहता कि क्या करें, इंतजार करें। मैं कहा हाँ, बुढ़ा पता नहीं कहाँ गया, बुढ़े का तो इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा करके टाइम बिता रहे हैं हम, भाई किसका क्यों है। तो एक्टर लोग जो थे उधर विंग्स में, वो लोग परेशान हो गए, भाई किसका क्यों है। फिर जो अगला सीन था, वहां उस एक्टर को उन्होंने किसी ने भेज दिया, तो जागो, डायरेक्टर वहां नहीं था, डायरेक्टर लाइटिंग बूथ में, उसका काम था कि वहां फेड आउट था, फेड आउट नहीं हो रहा है, क्या करे। मैं नॉर्मली उसमें जेब में हाथ डाल के घूमता था, एज ए कैरेक्टराइजेशन मेरा रखा था, जेब में हाथ डाल के क्या करें। तो ये कर रहा है। फिर हमें पता चला कोई तीसरा आ गया, जो अगला वाला सीन था, स्पॉन्टेनियसली वो लोग आ गए, सीन शुरू हो गया। फिर इंटरवल में मैं वहां हंगामा खड़ा कर दिया। मैं डायरेक्टर को बुलाओ, यहाँ किसकी प्रॉब्लम है, किसने मिस्टेक किया था। तो सारे बच्चे, एक ने मुझे आकर देखा, ये देखिए फेड आउट है, लाइटिंग वही कर रहे थे, वहां बैठा हुआ था, उनका काम। तब तो वो आ रहा है, हाय कैसे हो, मैं कहा भाग जाए यहां से। सो ये है बेसिकली, इट इज सच ए रिस्की थिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर एट रिस्क। तो उस रिस्क को पूरा कर पाना एक जबरदस्त एक्साइटमेंट है। और रिस्क ये भी है कि ऑडिटोरियम में से अचानक कोई हु कर दे, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे। वो जो मैं प्ले कह रहा था गोर्की का लोअर डेफ, उसमें हमने सोवियत कल्चर हाउस में एक ऑडिटोरियम है, छोटा सा ऑडिटोरियम है, जिसमें 300 करीब ऑडियंस बैठ सकते हैं, 250-300, उसमें परफॉर्मेंस हो रहा था। एक लड़की जो कि लॉयर थी और थोड़ी सी लंगड़ी थी, मेजर इंपॉर्टेंट रोल कर रही थी, मकान मालकिन का रोल कर रही थी। उसको देखने के लिए उसके चाचा आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इंपॉर्टेंट पुलिस ऑफिसर चीफ थे, वो वहां का, पंजाब का। वो वहां बैठे हुए और वो बातें करते जा रहे किसी से। मेरा डायलॉग है, लंबी चौड़ी डायलॉग थी, मेरा सोलिलोकी था। मैं सोलिलोकी में सब ऑडियंस बैठे हुए हैं, मैं अच्छा कर रहा हूं, ऐसा को एक्टरों की आंखों से मुझे समझ में आ रहा है। और अचानक वो बोलते जा रहे हैं। फिर मैं डायलॉग बोलता जा रहा हूं, मैं रुक गया। और आप वहां, आप चुप रहेंगे या हम बाहर निकल जाएं? पूरा रोक दिया मैंने परफॉर्मेंस। सो फिर वो चुप हुए। वो बाद में लड़की बोल रही कि सॉरी, वो चाचा है हमारे, और नाम बाद में बताऊंगा मैं। तो इस तरह से दैट इज वाई थिएटर का जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कोई किसी एक टॉपिक था किसी का कि क्या सिनेमा और टेलीविजन के इस जो दौर में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के इस दौर में, सिनेमा का जो स्टोरी टेलिंग का द एंड है ये क्या? नहीं, आप भले क्या कहे, वीडियो कॉल में भी अपने माँ से बात कर लें, लेकिन घर जाकर माँ से मिलना, डायरेक्टली सामने सामने होना, हियर एंड नाउ जो वाली बात है, उसके बिना थिएटर नहीं। तो इसलिए ये ऐसी एक विधा है जो ये खत्म नहीं होगा, इसके स्वरूप चेंज होते रहेंगे। हो सकता है कि ये जैसे कि बॉम्बे में जो है धीरे धीरे 7-8 एक्टरों का ही नाटक होना चाहिए, क्योंकि रिपीट करना मुश्किल होगा, सब इधर उधर बिजी हो जाते हैं। फिर 4-5 हो तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से 4-5 एक्टरों का ही नाटक किया जाता है वहां। नसीर भी जो है शॉर्ट स्टोरीज करते हैं, क्योंकि 3-4 एक स्टोरी में 3-4 2-3 लोग होंगे, खत्म। तो इस तरह से फॉर्मेट चेंज होता जा रहा है, चेंज और भी होगा। हो सकता है कि 15-15 मिनट का नाटक, 10 मिनट का नाटक, और इस तरह से करके कई सारे नाटक एक साथ करें जितना हो पाता है, तो फॉर्मेट चेंज होगा। जैसे कि बीच में बादल सरकार के दौर पे इंडिया में जब पैसा नहीं था थिएटर वालों के पास ऑडिटोरियम हायर करने का, लाइट हायर करने का, तो किसी भी स्टूडियो को ले लो, ऐसे सिंपल लाइट भी, जो नॉर्मल ट्यूब लाइट्स भी है या फ्लड लाइट्स है, उसी में लगा के करो, फेड आउट फेड इन कर। क्योंकि इंडिया के जो फोक फॉर्म्स हैं वो इतने वर्सेटाइल हैं, 4 साइड ऑडियंस में भी परफॉर्मेंस होता है,
थ्री साइड ऑडियंस में परफॉर्मेंस होता है, किसी भी जगह पे मैदान में भी होता है, चाहे मंच बना लो चाहे ना भी बनाओ, जैसे कि स्ट्रीट थिएटर आजकल कॉलेजेस में होता है। तो उस तरह से बिल्कुल आई वुड से कि जो थिएटर हम लोगों ने 80-90 के दशक में किया था वो तो गायब होता चला गया, लेकिन स्ट्रीट थिएटर कॉलेजेस में बहुत ही बढ़िया होता जा रहा है और बहुत ही पावरफुल इश्यूज को लेते हैं, बहुत ही कलात्मक ढंग से उसको प्रस्तुत भी करते हैं, पूरा जोश के साथ भी करते हैं। ये लगातार हमारे ड्रामा फेस्टिवल में यहाँ दिन में इसी लॉन में, सामने वाले लॉन में, यहाँ कम से कम 5 दिन या 7 दिन 6 दिन शायद हर कॉलेजेस को बुला के एक दिन में 4-4 कॉलेजेस के स्ट्रीट प्लेज यहाँ होते हैं। वो 45 मिनट आधा घंटा का ड्यूरेशन होता है उनका, बहुत ही कमाल के होते हैं। तो इसलिए थिएटर का जो ये स्वरूप है, इट इज हियर एंड नाउ, इसी वक्त हमारे सामने हो रहा है। तो चाहे आप लाइनें रट के आओ या चाहे पढ़ो खड़े होकर ऑडियंस के सामने, इवन एट टाइम विल कम व्हेन पढ़ के भी आ रहे हैं। पंकज कपूर ने अभी दोपहरिया करके एक कहानी जो खुद उसने लिखा था उसका ड्रामेटाइजेशन करते हैं वो, और उसमें वो खुद बैठ के ही पढ़ते हैं। तो it is something which is interesting that theater will always have a new form to excite the audience. इसकी ऑडियंस भी बदलती रहेंगी। आपने अभी अपने एक ऑडियंस की बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई, तो मैं ऑडियंस के ऊपर सवाल पूछूंगी। ऑडियंस जब थिएटर से लौटते हैं तो वो अपने साथ सबसे ज्यादा क्या लेकर जाते हैं, जो उन्होंने देखा या फिर उसको देखते देखते जो वो खुद बन गए? देखिए, ये भी थोड़ा बहुत ही रोमांटिक क्वेश्चन है क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक कंडीशन ऑडियंस के लिए भी है कि वो सुरसिक होना चाहिए, वो राक्षस नहीं होना चाहिए, वो बैठ के वहां मूंगफली ना खाए, बैठ के बातें ना करे, जैसे कि मेरे सामने जो बात हो रही थी। और तो ये है कि अगर जो नाटक हो रहा है वो ऑडियंस को ग्रिप में लेता है, मैं अपनी तरफ से जो नाटक करता हूं, मेरे नाटक में मैं ये मानता हूं कि 2 तरह के नाटक हो रहे हैं। एक मंच पे हो रहा है, एक ऑडियंस की माइंड में हो रहा है। क्योंकि मेरे नाटक में ज्यादातर, जैसे कि मैंने जो अभी प्ले किया, एक कैरेक्टर को मैंने 2 कर दिया। तो मुझे बच्चों ने पूछा क्यों ऐसा, मैंने कहा इसलिए कि मैं सिनेमा से अलग करना चाह रहा हूं कि थिएटर में ही यह संभव है, एक पात्र को 2 जने कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो फोक फॉर्म्स हैं, कई बार जो मेन सिंगर है वो बीच में डायलॉग बोलता है, तो अपना को एक्टर के रूप में जो कोरस होता है ना, 5-6 जने म्यूजिशियंस, वो बोलते हैं हाँ हाँ, घर के अंदर कोई है, हाँ है ना, 5 जने मिलकर बोल रहे हैं हाँ मैं हूं ना अंदर, तो आओ बाहर आओ, आता हूं या आती हूं, 5 ही बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो थिएट्रिकल स्वरूप हम यहाँ हिंदुस्तान में देखते हैं, मैं उसी से प्रभावित होते हुए 2-2 करके मैं कई बार जो है इस तरह का एक्सपेरिमेंट करता हूं। सो बेसिकली एक नाटक को आप देख रहे हैं, उसका जो प्रतिरूप है, क्या बात चल रही है, उसका इंटरप्रिटेशन और उस घटना से डेली लाइफ को रिलेट करता हुआ, अपने पर्सनल लाइफ को रिलेट करता हुआ, उसके माइंड में भी एक नाटक चल रहा होता है। तो अगर नाटक प्रस्तुतिकरण जो है बहुत ही सफल है और पारदर्शी है, मतलब कि जितना हम दिखा रहे हैं सिर्फ आप उतना ही नहीं देख रहे हो, आप उसके बियॉन्ड भी देख पा रहे हो, इसको मैं कहूंगा कि पारदर्शी, आप अपने माइंड में भी एक थिएटर क्रिएट करते हो, तो वो दोनों को लेके जाता है। ऑडियंस जो है दोनों को लेकर निकलती है कि जो नाटक अगर अच्छा हुआ, कहानी, पात्रों का साइकोलॉजी, और 2 बातें हैं, पात्रों के साइकोलॉजी, चाहे वो नेगेटिव पात्र हो या पॉजिटिव पात्र हो, या जो कैरेक्टर स्कीम है 5-6 पात्रों की जो आपस में मिला जुला के, 2 उनमें से एक बहुत बड़ा विलेन है, एक थोड़ा कमजोर विलेन है, कम विलेन है, नॉर्मल इंसान बन गया बाद में, तो बाकी 2 अच्छे हैं। तो इनके जो आपस के समावेश है
वो इसको भी अपने समाज से जोड़ता हुआ, अपने आसपास के, अपने पास्ट लाइफ से जोड़ता हुआ, अपने घर परिवार, दोस्त अहबाब इनसे जोड़ता हुआ, या अपने सामाजिक और पॉलिटिकल लाइफ से जोड़ता हुआ, उन सारे चीजों को भी लेकर जाती है। एक तरह से कहें कि एक सफल परफॉर्मेंस और नाटक अगर बहुत ही अच्छा हो, जो कि लोगों के को बहुत सारे लेयर्स में छू सके, तो वो बहुत कुछ लेके जाते हैं और परिवर्तित भी होकर जाते हैं। जरूरी नहीं कि वो चीजें, परिवर्तन जो है उनके अंदर है कि बहुत परमानेंट हो, लेकिन टेम्पररीली सही वो परिवर्तित होकर जाते हैं। अगर आप ए डॉल्स हाउस देखकर जाएं इब्सन का, या मोहन राकेश जी का आधे अधूरे हिंदुस्तानी नाटक, जिसमें कि घर के अंदर झमेला झगड़ा, बीवी नौकरी करती है तो उसमें आस पड़ोस में बदनाम, इवन हस्बैंड भी उसको गलत नजर से देखता है कि पता नहीं क्या, सबके साथ हंसती खेलती रहती है, बोलती रहती है। तो बीच में हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप जब खराब हुआ, 2 बच्चे, तीसरा बच्चा होने से पहले बीच में 3 साल ऐसी रही जिसमें कि वो बीच में छोड़ देने की स्थिति में थी, और किसी एक के साथ उसका, उस जो फ्रेंड्स हैं हस्बैंड के, उनमें से किसी एक के साथ उसका एक रोमांटिक इंक्लिनेशन शुरू हुआ। लेकिन वो 70s की दौर का है नाटक, ऐसा नहीं कि वो कहीं पहाड़गंज में होटल बुक करके भाग जाएंगे। वो किसी ढाबे के, हाईवे में किसी ढाबे में जाकर चाय पीते थे। इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी के एरिया के आसपास के एरिया हो जहां हाईवे में जाकर ढाबे में चाय पीते। रोमांटिसिज्म का वो हमारे पीरियड में इट वाज मोर प्लेटोनिक मोर देन फिजिकल। इट वाज, उस पीरियड में इतना ज्यादा फिजिकल होने के स्कोप भी नहीं था, ना कि लोग इतना ज्यादा पागल होते थे फिजिकलाइज करने में। रोमांटिक और इमोशनल कन्फर्मेशन के बाद ही शायद वो दैट वुड फॉलो, द फिजिकलिटी वुड फॉलो। तो उसमें उस तरह के नाटक देखने के बाद वो हस्बैंड वाइफ, घर के अंदर बेटे का जो मनस्थिति, साइकोलॉजी, पड़ोस में घर के अंदर जो झमेला है, पड़ोस में जो बदनामी है, उससे वो बेटे के अंदर जो स्थिति है कि वो ना नौकरी करना चाह रहा है ना पढ़ाई में अच्छा है। बेटी भी बदतमीज होती जा रही है, 7वीं 8वीं में पढ़ रही है। एक बेटी घर छोड़ के भाग गई थी, घर की स्थितियां देखते हुए घर छोड़ के 19 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गई किसी के साथ प्रेम विवाह, और वहां प्रेम विवाह तो कर लिया, लेकिन वहां भी ऐसी स्थितियां उसके साथ, हस्बैंड के साथ है कि जैसे कि वो कहती है कि आप, शुरू में लगता था कि मैं उसे पहचानती हूं, लेकिन अब तो लगता है कि मैं उसे पहचानती ही नहीं, वो अलग ही इंसान है। तो वो भी एक संबंध नहीं बन पा रहा है, ऐसी स्थिति लेकर घर में आती है। तो ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल किसी भी इंसान को, मिडिल क्लास इंसान को, लोअर मिडिल क्लास इंसान को अंदर से झकझोर देता है, तो वो ऑब्वियसली बहुत कुछ लेके जाएगा। एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग, औरत और आदमी के रिलेशनशिप में कौन किस तरह से कब मिस्टेक करता है। नाटक के शुरू में सूत्रधार के रूप में एक कैरेक्टर आता है, वो कहता है कि ये परिस्थिति, अगर कोई पुरुष भी उस सेम परिस्थिति में, पुरुष भी उस जगह पर, स्त्री की जगह पर हो सकता था, या स्त्री उस पुरुष की जगह पर हो सकता था। सो इट इज नॉट टू ब्लेम द फीमेल और द मेल, तो टू डिस्क्राइब की सिचुएशन हमारे समाज में जिस तरह से, जो औरत अगर ऑफिस में काम करने लगे तो उसके बारे में जिस तरह की स्थितियां और बदनामी, या तरह से उसको, जैसे कि आजकल सिगरेट पीती है तो पुलिस वाला हो या ज्यादातर इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं तो वो अचानक कैसे करते हैं, चरित्र खराब माना जाता है अगर सिगरेट पीती है तो बाल कटी है तो ये तो मतलब ज्यादातर जो एक ड्राइवर मेरा था, चला रहा, छोकरा था, आसाम बिहार का, 22-24 साल का होगा, बोलते बोलते बोल गया, बाल कटी औरतें मुझे पसंद नहीं है। मैं कहा गाड़ी रोक, वो ऑफिस का गाड़ी था, गाड़ी रोक, मैं उतर गया, भाग जाए यहां से, बाल कटी मेरी बीवी है, मारू तेरे को। फिर मैं हंसने लगा उसके ऊपर, क्योंकि उसको मूर्खता थी, वो ऐसे ही एटीट्यूड है। सो बेसिकली इस तरह की स्थितियां जो आपको हिलाकर रखे अंदर से, तो आप बहुत कुछ लेके जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि 3 तरह का
इम्पैक्ट, स्पेशली दो तरह का इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर छोड़ता है। एक है कि एंटरटेनमेंट हो रहा है तो कुछ कुछ कैरेक्टरों के बारे में, उनकी अपनी साइकोलॉजी, उनकी बेवकूफियां, उनकी कमियां, उनकी खामियां, ये मुझे स्ट्राइक करता है। और वो मैं शायद अपने बारे में एनालिटिकली नहीं देखूंगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों में से कौन कौन ऐसे बेवकूफी करता है या पड़ोस में कौन ऐसे स्टुपिडिटी करता है, मैं दूसरों को ज्यादा पॉइंट आउट करूंगा। खुद को इंसान उतना ऑब्जेक्टिवली नहीं देखता है। लेकिन कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो आपको बाकायदा एकांगी कर लेता है। परफॉर्मेंस और आपका साइकोलॉजी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जुड़ जाते हैं। सो ऐसे नाटक में बहुत कुछ लेकर जाते हैं, हल्कापन भी मिलता है, लेकिन एक तरफ से भारी भी हो जाते हैं आप। कुछ बदलता भी है आपके अंदर, कुछ बदलने की इच्छा लेकर जाते हैं आप।